हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सम सैंपल क्वेश्चंस ऑन जनरल नॉलेज फॉर स्टैंडर्ड 7 स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल, नेशनल और रीजनल टैलेंट एग्जाम्स और ओलंपियाड्स को एस्पायर कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सैंपल क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन ऑफ जनरल नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है वो ये है, विच इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है वो 1990 के दशक में डेवलप किया गया था। और इंडिया के अलावा ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं और खासकर चाइना और यूएस के बीच में सुपर कंप्यूटर को लेके एक अच्छी खासी वॉर चल रही है, एक अच्छी खासी रेस है। उसके अलावा जापान के साथ साथ साउथ कोरिया और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं जो सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने में लगी हुई हैं। बट अगर आप बात करेंगे कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज परम 8000। सो परम 8000 वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन 1। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank is called as bankers bank of india? bankers bank of india, इंडिया में पूरे कंप्लीट बैंकिंग सिस्टम के सुपरविजन की जिम्मेदारी इस बैंक के ऊपर होती है। द एंटायर बैंकिंग रेगुलेशन इज अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो बाकी के तीन ऑप्शंस है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको उसका प्रेजेंट नेम 1955 में मिला था, और आईसीआईसीआई बैंक जो कि बेसिकली एक प्राइवेट बैंक है, इनका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही अधीन है, उनके अंतर्गत आता है। सो इंडिया में बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एनिमल है? तो इसका अगर आंसर आप टॉलेस्ट पूछना चाहेंगे तो जिराफ इज द टॉलेस्ट। लेकिन अगर आप लार्जेस्ट एनिमल की बात करेंगे इन द वर्ल्ड तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो ब्लू व्हेल है। अगर आप साइज की तुलना करें तो एक ब्लू व्हेल का साइज शार्क और एलिफेंट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा रहता है। सो the largest animal in the world is undoubtedly blue whale। इसका जो करेक्ट आंसर है that is option 2। Moving ahead with the next question students, which is the largest island in the world? आपको ये बताना है स्टूडेंट्स के इन चार ऑप्शंस में से सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। अगर आप लार्जेस्ट आइलैंड की बात करते हैं तो इन चार ऑप्शंस में से जो लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का ये जो आइलैंड है ये आपको वर्ल्ड मैप में मिलेगा, आपको नॉर्थ एटलांटिक ओशन, नॉर्थ एटलांटिक ओशन में लोकेशन इसकी स्थित है। और अगर आप कंपेयर करेंगे ग्रीनलैंड का साइज तो एक्चुअली में ये ऑस्ट्रेलिया के तुलना के जितना एक आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है, बट ग्रीनलैंड एक कॉन्टिनेंट नहीं है। अंडमान एंड निकोबार बेसिकली इंडिया का पार्ट है, बट वो इतने बड़े नहीं है। उसी के साथ साथ हवाई भी अगर आप बात करेंगे तो ये आइलैंड स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बट इनका साइज उतना ज्यादा कंसिडरेबल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन 3, ग्रीनलैंड, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच इज लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा फ्लावर दुनिया में सबसे बड़ा है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये वाला। इनमें से कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं कि जो हम अपने गार्डन्स में डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वो डेफिनेटली नहीं है। सो बलून फ्लावर एंड जैस्मीन बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन 4 कैमेलिया और ऑप्शन 1 रेफ्लेशिया, इन दोनों में से करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर जो स्टूडेंट है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, रेफ्लेशिया। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि रेफ्लेशिया का फ्रेग्रेंस नहीं होता, ये ओडर देता है अपने ही टिपिकल और काफी पिक्युलर टाइप का। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज ऑप्शन 1, रेफ्लेशिया। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर यू ऑल, बताइए सुनामी इनमें से कौन से भाषा से लिया गया है? ये जो शब्द सुनामी है इनमें से कौन से भाषा से पिकअप किया गया? लैंग्वेज और लिटरेचर के सेक्शन में से क्वेश्चन को
पिकअप किया गया है. So the word tsunami is picked up from the Japanese language. It is not French और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ये जो दो लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू, ये डेफिनेटली इन दोनों लैंग्वेजेस में से नहीं है. सुनामी इज बेसिकली अ टर्बुलेंट कॉज्ड इन द फ्लोर ऑफ द ओशन. तो हम सब जानते हैं कि 2004 में एक बहुत भीषण सुनामी आई थी. समंदर में, ओशन में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज सुनामी. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, दैट इज जापानीज. ये जो शब्द है सुनामी, ये जापानीज भाषा से पिकअप किया गया है. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. बताइए स्टूडेंट्स, ऑन विच रिवर उरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड. उरी डैम को इनमें से किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, इस करेक्ट आंसर को आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएं. हम सब जानते हैं उरी द सर्जिकल स्ट्राइक्स एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर सीरीज आई थी, एक मूवी आई थी, और उरी की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी वो हुई थी इन दी देन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है. सो इसको अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो गंगा और ब्यास इसका करेक्ट आंसर नहीं है. इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, झेलम. उरी ये जो डैम है ये झेलम नदी के ऊपर बना है, जो इस वक्त जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मूविंग अहेड, हु वाज इंडियाज फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? Who was India's first deputy prime minister? So इसका जो correct answer है students, that is India's first deputy prime minister was called the Iron Man of India. और हाल ही में भारत में इनके नाम पर एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट, दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, Sardar Vallabhbhai Patel was the first deputy prime minister of India. Option 2, Vallabhbhai Patel, Sardar Vallabhbhai Patel was the first deputy prime minister of India. Moving ahead with the next question students. Now geography से ये वाला question put up किया गया है, earth and its environment. Now which is the largest freshwater lake in the world in terms of volume? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ये बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर आप बात करेंगे कि ऐसी कौन सी लेक है विच इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इट मींस दैट इट इज नॉट आस्किंग यू द लार्जनेस इन टर्म्स ऑफ एरिया. उसने आपको पैरामीटर डिफाइन कर दिया है एंड द पैरामीटर इज वॉल्यूम. तो यहां पर जो लेक है स्टूडेंट्स वो वॉल्यूम में सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे ज्यादा डेप्थ वाली लेक भी है. और इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, the correct answer is the third option, that is Lake Baikal. जी हाँ, बैकाल लेक जो कि रशिया में मौजूद है. It is the largest freshwater lake in the world in terms of volume. So इसका जो correct answer है that is the third option. Moving ahead with the next question students. पनामा कनाल इन दोनों में इनमें से कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करता है? अब अगर आप पनामा कनाल की बात करेंगे तो आपको ये समझना है स्टूडेंट्स कि पनामा कनाल की जो लोकेशन है वो बेसिकली कुछ इस प्रकार है. यहां पर आप देखेंगे, यहां पर मैंने लोकेशन बनाई है, मैप इतना ट्रू टू स्केल नहीं है, तो ये जो मैप मैंने बनाया है ये है सेंट्रल अमेरिका का, और यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा साउथ अमेरिका, और यहां पर आप देखेंगे तो यहां आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, और ये सेंट्रल अमेरिका है, और यहां पर पनामा है, पनामा कैनाल है. अब अगर यहां से हम देखें तो इसके ईस्ट में यू विल हैव द अटलांटिक ओशन एंड टू द वेस्ट यू हैव द पैसिफिक ओशन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, अटलांटिक एंड पैसिफिक. ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पनामा कैनाल है, और जिन दो ओशंस को पनामा कैनाल कनेक्ट करता है दे आर अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. हु वाज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से किसने इलेक्ट्रिसिटी को इजाद किया है? बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं ये और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है.
लियोनार्डो दा विंची डेफिनेटली इसका आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज लियोनार्डो दा विंची एक बहुत ही फेमस पेंटर थे, इनकी पेंटिंग काफी प्रचलित रही है, मोनालिसा। तो ऑप्शन 3 डेफिनेटली नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन 2, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट जिन्होंने खोज की इलेक्ट्रिसिटी की। ऑप्शन 2, बेंजामिन फ्रैंकलिन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, which metal is the lightest metal in the world? इनमें से कौन सा मेटल वर्ल्ड में लाइटेस्ट है? तो प्लैटिनम और गोल्ड डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वेट किया जाता है और ये बेसिकली यूज किया जाता है ज्वेलरी के लिए। तो क्योंकि इसका वजन रहता है तो हम इसे लाइटेस्ट नहीं कह सकते। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज द सेकंड ऑप्शन, लिथियम। Lithium is the lightest metal in the world. It is not option 4 or not option 3, but option number 2, lithium. So this was the answer for this particular question. Moving ahead with the next question students, LED stands for light emitting diode. हमारे घरों में, हमारे दुकानों में, मार्केट्स में, दिवाली के सीजन में डेकोरेशन के लिए एलईडीज हर जगह मिलती हैं। ये लाइट एमिटिंग डायोड्स होते हैं जो लाइट को एमिट करते हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज द फोर्थ आंसर, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। जो पहले 3 ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल भी इसका फुल फॉर्म नहीं है, और लाइट एमिटिंग डायोड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 14th क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट बाय विच डिवाइस? आप में से जितने भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख रहे हैं और जिनके घर पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, ध्यान से देखिए कि आपके कंप्यूटर के सेटअप की असेंबली के साथ में एक बॉक्स, एक छोटा सा बॉक्स कनेक्टेड है, और इस बॉक्स को कहते हैं मॉडेम, और कंप्यूटर इंटरनेट से इस मॉडेम के जरिए ही कनेक्टेड रहता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज मॉडेम। मॉडेम का जो फुल फॉर्म रहता है, दैट इज मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर के एमओ और डी मॉड्यूलेटर के डीईएम से ये वर्ड बनता है मॉडेम, एंड दिस इज द डिवाइस विच कनेक्ट्स द इंटरनेट टू द कंप्यूटर। सो करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, मॉडेम। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल इलेक्शंस इन इंडिया इज हेल्ड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो इंडिया में कितने साल के बाद होते हैं? इंडिया के काफी पॉपुलर जनरल इलेक्शंस 2014 में हुए थे, और उसके बाद 2019 में जो करंट गवर्नमेंट है वो दोबारा चुन के आई थी। उसी तरीके से जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, दैट वाज इन 2009, और उसके बाद 2000, उसके पहले 2004। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पर हर जगह पे 5 साल का फर्क है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन, 5 इयर्स। भारत में जनरल इलेक्शंस हर 5 साल के बाद होता है, जहां पर लोकसभा के लिए गवर्नमेंट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुना जाता है। सो करेक्ट आंसर इज 5 इयर्स, ऑप्शन नंबर 4। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इनमें से कौन सा शहर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी है? हालांकि ये जितने भी शहर हैं सभी के सभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी होती है वॉशिंगटन डीसी। सो वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर डीसी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। उसी तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान? भूटान की अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा काफी फ्रेंडली नेबर है, इंडिया का काफी फ्रेंडली नेबर है भूटान। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट नेबरिंग कंट्रीज में ये आता है। और भूटान के अगर आप कैपिटल की बात करें, तो भूटान की जो कैपिटल है, दैट इज थिम्फू। और अगर आप इसके करेंसी की बात करते हैं, तो रुपीज और पैसा, ये बेसिकली जिन इंडियन नेबरिंग कंट्रीज की करेंसी है, दैट इज पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल। इसके साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि बांग्लादेश, जिसमें टाका इज दी
करेंसी ऑफ बांग्लादेश। इसका मतलब ये है दैट द करेंसी ऑफ भूटान इज द सेकंड ऑप्शन गुल्ट्रुम्स। सो गुल्ट्रुम इज द करेंसी ऑफ भूटान। भूटान में गुल्ट्रुम चलता है और गुल्ट्रुम के साथ चिरतम का भी चलन है वहां पर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, दैट इज द सेकंड ऑप्शन गुल्ट्रुम। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 18, who among the following is the first winner of international beauty pageants for India? बहुत सारे इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं जिनमें से सबसे बड़ा और सबसे मान्यता प्राप्त ब्यूटी पेजेंट है मिस यूनिवर्स का। उसके बाद में आता है द क्राउन ऑफ मिस वर्ल्ड। उसके बाद एक और ब्यूटी पेजेंट होता है मिस अर्थ। ऐसे बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं और यहाँ पर ये काफी फेमस पर्सनालिटीज है और आपको ये बताना है कि इनमें से पहली हु इज द फर्स्ट विनर इन गिवन ऑप्शंस में से फर्स्ट विनर कौन सी है। एंड इट कैन बी एनी ब्यूटी पेजेंट, इट कैन बी मिस यूनिवर्स, इट कैन बी मिस वर्ल्ड, इट कैन बी मिस अर्थ। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, रीटा फैरिया। वे बैक 1960 के दशक में रीटा फैरिया वन द फर्स्ट इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट फॉर इंडिया। और उसके बाद हम सब जानते हैं दैट ऐश्वर्या राय एंड सुष्मिता सेन along with दिया मिर्जा did it in the decade of 1990s and the early 2000s. many beauty pageants were won by Indians, लेकिन जो फर्स्ट विनर थी इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट की, दैट वाज द फर्स्ट ऑप्शन रीटा फैरिया। सो दिस वाज क्वेश्चन 18। मूविंग अहेड विद क्वेश्चन 19 स्टूडेंट्स, इफ मिजोरम इज टू आइजोल, मणिपुर इज टू। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स दिए हुए हैं और उनके साथ आपको पूछा गया है उनके कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल आपको बताना है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ऐसे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। उसी तरीके से अगर आप मैं कैपिटल्स के बारे में डिस्कस करूं तो गैंगटॉक इज, यहां पर कैपिटल्स के बारे में डिस्कस करना है। तो कैपिटल्स के बारे में अगर मैं आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम। देन वी हैव ईटानगर, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो आखिरी के 2 ऑप्शन, सो गैंगटॉक भी नहीं है और अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोहिमा की, सो कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। इट इंप्लाइज स्टूडेंट्स कि एक आखिरी ऑप्शन बचा है एंड इट इज ऑप्शन 1, इम्फाल। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर एंड मिजोरम का कैपिटल है आइजवाल। उसी तरीके से एक और नॉर्थ इंडियन स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है, उसका कैपिटल मैं आपको पूछ रहा हूं मेघालय। मेघालय का जो कैपिटल है दैट इज शिलोंग। तो इस तरीके से यहां पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में दिया पूछा गया था और उनके कैपिटल्स को पूछा गया था एनालॉजी के फॉर्म के क्वेश्चन में। सो करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन, इम्फाल। मूविंग अहेड विद द 20th एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो स्टूडेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल अवार्ड्स। इन इंटरनेशनल अवार्ड्स को आप कंसिडर कीजिए और आपको यह बताना है कि ऑस्कर्स, ग्रैमी, अकेडमी और नोबेल, ये जितने भी इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, इन इंटरनेशनल अवार्ड्स में ऑड मैन आउट कौन सा है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप पहले 3 ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये बेसिकली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए ये अवार्ड्स हैं। ये वाले अवार्ड्स दिए जाते हैं फिल्म्स के लिए, ये वाले अवार्ड्स दिए जाते हैं मूवीज के लिए। लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है नोबेल प्राइज, ये नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 कैटेगरी के अवार्ड्स के तौर पे दिया जाता है। 6 कैटेगरीज में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। वो 6 कैटेगरीज कौन सी हैं? वो 6 कैटेगरी हैं पीस, इकोनॉमी, देन वी हैव लिटरेचर एंड लास्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 आप देख सकते हैं ये जितनी भी 6 कैटेगरीज हैं, इन 6 कैटेगरीज में से एक भी कैटेगरी एंटरटेनमेंट फिल्म्स या मूवी से जुड़ा हुआ नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, नोबेल इज
the odd man out of all these international awards? So iska jo correct answer hai, that is option D, fourth option. Option number 4, D, is the odd man out. Nobel is the odd man out. So this was, students, all about an introduction to general knowledge for standard 7 students, all Olympiads and talent exam aspirants. For more such videos, stay connected, keep learning, and thank you so very much.